प्रिय विद्यार्थियों, मूक्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित हिंदी भाषा बोध पाठ्यक्रम में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी भाषा बोध के इस पाठ्यक्रम में हम लोग भाषा और लिपि से लेकर भाषा के प्रकार, भाषा के विविध रूप, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, हिंदी शब्द संरचना के अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, वाक्य, वर्तनी, संक्षेपण, पल्लवन, फीचर, आलेख, रिपोर्ट, पत्र लेखन और निबंध लेखन संबंधी बातों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। व्याख्यानों की इस श्रृंखला में पहले सप्ताह में हम भाषा की परिभाषा और उसके स्वरूप को जानते हुए भाषा के विविध रूपों पर चर्चा करेंगे। पहले व्याख्यान के रूप में हिंदी भाषा एवं उसका स्वरूप विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी भाषा एवं उसका स्वरूप विषय के अध्ययन के बाद आप भाषा के व्यक्ति, समाज एवं सभ्यता से परस्पर जो संबंध है उससे परिचित हो सकेंगे। भाषा प्रयोग है, साधन है या साध्य है, आप इसे जान सकेंगे। भाषा के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से आप परिचित हो सकेंगे। भाषा की परिभाषा और भाषा के स्वरूप को जान सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी भाषा एवं उसका स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करना पड़ता है। साथ ही दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों और भावों को समझना पड़ता है। हमारे पास इन्हें व्यक्त करने के अनेक साधन हैं। हम शारीरिक मुद्रा या वस्तु संकेत के माध्यम से या फिर मौखिक ध्वनि अथवा लिखित रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपको एक गिलास पानी पीना है। इस भाव, विचार या इच्छा को 3 रूपों में भाषा का प्रयोग करके कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? जैसे गिलास या पानी के जग की ओर उंगली से संकेत कर मांगना कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने मुंह से नहीं कहा, बल्कि उंगली से इशारा कर दिया, संकेत कर दिया। दूसरा, मौखिक ध्वनि द्वारा, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। और तीसरा, लिखकर, यही बात आपने एक कागज पर लिख कर दी कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी मांगने के लिए पहला तरीका जो आपने अपनाया उसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हाँ, दूसरा या तीसरा तरीका जो आपने अपनाया वही भाषा है।
अर्थात मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दूसरे शब्दों में, भावों या विचारों के लिए प्रयुक्त अर्थपूर्ण ध्वनि मौखिक भाषा या ध्वनि संकेत लिखित भाषा की व्यवस्था ही भाषा है। अब बात करते हैं भाषा की कुछ परिभाषाओं की। भाषा की परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने दी हैं, जिनमें कुछ पाश्चात्य विचारक हैं तो कुछ भारतीय विद्वान भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्लेटो की परिभाषा। उन्होंने कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। वो भाषा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि विचार आत्मा की मूल या अध्वन्यात्मक बातचीत पर आधारित है। जब ध्वन्यात्मक होकर वह होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। बाबूराम सक्सेना भाषा की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें भाषा कहते हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी भाषा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अब एक परिभाषा ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार जो दी गई है उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि ए लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोसाइटी ग्रुप कोऑपरेट्स। इसी प्रकार की एक परिभाषा आपको इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देखने को मिलती है, जिसमें लिखा है लैंग्वेज may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human interact and communicate। इन सब परिभाषाओं से जो महत्वपूर्ण अर्थ है वो यही निकलता है कि भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। भाषा की परिभाषा को जानने के बाद अब बात करते हैं भाषा के स्वरूप की। तो जहाँ तक भाषा के स्वरूप की बात है, भाषा का स्वत्व, गुण, धर्म और वैशिष्ट्य ही भाषा का स्वरूप है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा का व्यक्ति, समाज और सभ्यता से क्या संबंध है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। जन्म लेते ही मनुष्य को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की ज़रूरत महसूस होती है। शिशुकाल के शुरुआती दिनों में बच्चा रोकर, चीखकर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता है, लेकिन आगे चलकर जब उसे पदार्थ का बोध होता है या वो पदार्थ या वस्तु का बोध प्राप्त करता जाता है तो अपने परिवार में व्यवहृत भाषा यानी प्रयोग में की जाने वाली भाषा की ध्वनियों के उच्चारण द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने लगता है। वस्तुतः शिशु के भाषा व्यवहार और भाषा सीखने की श्रृंखला ध्वनि उच्चारण, शब्द, शब्द युग्म उच्चारण, वाक्य प्रयोग, भाषा विकास,
एवं निर्माण का परिचायक है। विकास के साथ उसकी भाषा समृद्ध होती जाती है। इस समृद्धि में उसके परिवेश और परिस्थिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। यद्यपि उस शिशु की भाषा यहीं पूर्ण नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे वह अपने परिवार के साथ साथ अपने भाषिक समुदाय से जुड़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी भाषा और समृद्ध होती जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार भाषा की पहली पाठशाला है। परिवार सामाजिक प्रक्रिया का एक छोटा रूप है। मूल रूप से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं। सच तो ये है कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विकास का मुख्य आधार भी भाषा ही है। मानवीय सामाजिक जीवन या मानव सभ्यता मूल रूप से अनुभूतियों के आदान प्रदान पर आधारित है, और यह जो विनिमय है वो दो प्रकार से संभव है। एक स्थूल क्रियाओं जैसे खाना पीना, उठना बैठना इत्यादि के अनुकरण द्वारा, और दूसरा भाषा माध्यम द्वारा। स्थूल क्रियाओं का अनुकरण तो आसान और संभव है, लेकिन इच्छा, विचारों, विश्वासों, भावनाओं आदि जैसी सूक्ष्म क्रियाओं का अनुकरण संभव नहीं है। इन्हें समाज में रहकर सीखना पड़ता है। इन सूक्ष्म बातों के ग्रहण तथा अभिव्यक्ति का एकमात्र अकेला माध्यम है भाषा। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा साधन है या साध्य। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति का संबंध भाषा प्रयोग से रहता है, भाषा संबंधी जानकारी से नहीं। लेकिन हमारे बीच शिक्षकों, लेखकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों आदि के ऐसे अनेक वर्ग हैं जिनके लिए भाषा संबंधी जानकारी भाषा प्रयोग के समान या उससे भी अधिक उपयोगी है। भाषा इनके लिए साधन है। एक और वर्ग हमारे बीच है जिसके लिए भाषा साधन से बढ़कर साध्य है। वह भाषा की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए उसका अध्ययन करते हैं। ऐसे लोगों को ही भाषा शास्त्री या भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है। और जब हम ये प्रश्न करते हैं कि भाषा क्या है, तो आपने देखा इसका सीधा और प्रचलित उत्तर यही आता है कि भाषा मानव समूह के परस्पर विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। लेकिन विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन भाषा नहीं है। ऐसे अनगिनत साधन हैं जिनसे हम भावों की अभिव्यक्ति और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अंग प्रत्यंगों के प्रयोग द्वारा भी भावों की अभिव्यक्ति और विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। जैसे मान लीजिए गार्ड की झंडी, चौराहे की लाल बत्ती, इंजन की सीटी, फैक्ट्री का भोंपू, पुलिस की गाड़ी का सायरन, चौराहों पर सिपाही के उठते गिरते हाथ आदि सभी तो भावों की अभिव्यक्ति के साधन हैं। यदि भावों की अभिव्यक्तियों एवं विचारों के आदान प्रदान के इन सभी माध्यमों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें वैज्ञानिकता की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भाषा का अध्ययन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अतः संकेत या क्रिया रूप में प्रयुक्त भावाभिव्यक्ति के साधनों को छोड़कर शेष बचे साधनों का ही अध्ययन करना होगा। वैसे इनको छोड़ना या
ग्रहण करना आसान नहीं है। यह प्रमाणित सत्य है कि किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन तभी संभव है जब उसका क्षेत्र निश्चित हो, और क्षेत्र तभी निश्चित हो सकता है जब उसकी सीमाएं निर्धारित हों। अतः भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन उसे असीमित बनाकर नहीं, सीमित करके ही संभव है। अब बात करते हैं भाषा के स्वरूप की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाषा का स्वत्व, गुण, धर्म और वैशिष्ट्य ही भाषा का स्वरूप है। जब हम भाषा के स्वरूप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाषा में क्या होता है, मौखिक श्रव्य सरणी यानी वोकल ऑडिटरी चैनल। मनुष्य अपने भाव, संदेश स्वन रूप में श्रोता तक पहुंचाता है। भाषा का जो लिखित रूप है वो स्वन पर आधारित होता है। भाषा के लिखित रूप को अपनाने वाला व्यक्ति उसका उच्चरित रूप जरूर जानता है। भाषा वाच्य स्वनों की एक सफल और विकासोन्मुख व्यवस्था है, जिसके माध्यम से छोटे से छोटे भावों और विचारों का संप्रेषण संभव है। जैसे चल, पल, टल, तीनों रूप अलग भाव को इंगित कर रहे हैं। तो इसके स्वरूप में जब हम देखते हैं तो इसमें मौखिक श्रव्य सरणी यानी वोकल ऑडिटरी चैनल, इसके स्वरूप पर विचार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाषा जो है वो उसमें यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते हैं। या यादृच्छिकता का मतलब है रैंडमनेस। किसी घटना के होने अथवा न होने की यदि कोई दिशा निर्धारित नहीं है या वह अनजाने कारणों से किसी नई स्थिति की ओर बढ़ी चली जा रही है तो ऐसी क्रिया को यादृच्छिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक साधारण चौसर का पासा किस दिशा में गिरेगा तथा उसके मुख पृष्ठ पर कौन सा अंक ऊपर आएगा, इसका निर्धारण करना असंभव है। ठीक इसी प्रकार एक सिक्के के उछलने पर यह पूरे विश्वास से कह पाना असंभव है कि चित आएगा या पट। कहने का तात्पर्य यह है कि यादृच्छिक जो संकल्पनाएं हमारे मस्तिष्क में उभरती हैं ध्वनि को सुनकर, उसका हम जवाब तो दे पाते हैं, लेकिन उसका जवाब हम कैसे दे रहे हैं उसके पीछे कोई सटीक उत्तर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए किसी से हम पूछते हैं कि यह क्या है, तो वह उत्तर देता है कि यह पेड़ है। तो पेड़ तो है, लेकिन यह पेड़ क्यों है, इसका उसके पास उत्तर नहीं है। इस पेड़ ध्वनि को वह अपने परंपरागत रूप से सुनता चला आ रहा है, जैसा उसने सुना है वैसा ही वह हमें बता रहा है। ध्वनि और अर्थ के परस्पर संबंध से उभरने वाली संकल्पना को ध्वनि प्रतीक कहा जाता है। ध्वनि सुनने के बाद जो बिंबात्मक संकल्पना हमारे मस्तिष्क में उभरती है वह प्रतीक है। ऐसी संकल्पना में ध्वनि ही सबसे अधिक सशक्त माध्यम है। यह संकल्पित रूप या नाम पहले एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त होता है, फिर उसे समाज की स्वीकृति मिलती है। इस संकल्पना में कुछ ध्वनियों का क्रमिक प्रयोग किया जाता है और कालांतर में यह ध्वनि क्रम उस भाषा, समाज या समुदाय में सर्वमान्य हो जाता है। अर्थ अभिव्यक्ति की यह संकल्पना पूरी यादृच्छिक है, अर्थात उसी भाषा में अर्थग्राह्य है, दूसरी भाषा में वह क्रम अर्थहीन होता है। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी में
घर होता है, अंग्रेजी में उसे होम कहा जाता है। हिंदी में गाय कहा जाता है तो अंग्रेजी में गाय को काऊ। कहने का आशय यह है कि क्रमबद्धता भाषा विशेष में मान्य है, न कि दूसरी भाषा के लिए। या यह कह सकते हैं कि स्वनों का मान्य क्रम हर भाषा का अपना वैशिष्ट्य है। भाषा के स्वरूप पर विचार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। भाषा का मुख्य कार्य है विचार विनिमय। विचार विनिमय या अर्थ की अभिव्यक्ति एक स्वन से नहीं बल्कि स्वनों के समूह से होती है। जब एक या एक से अधिक स्वन विशिष्ट योग या समष्टि बनाते हैं तभी उनसे विचार विनिमय का कार्य अथवा अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। विशिष्ट योग से मतलब उस योग से है जो प्रयोक्ता की भाषा में स्वीकृत है। यह जरूरी नहीं है कि दूसरी भाषा में भी वह योग उसी अर्थ में मान्य हो। उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द है कजरल, क, ज, र और ला। ये स्वन समूह किसी अर्थ की अभिव्यक्ति में असमर्थ है क्योंकि इनका कोई क्रम नहीं है। लेकिन अगर कुछ उलटफेर के साथ इन स्वनों से हम योग करके कुछ शब्द बनाएं तो उनसे एक अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाएगी। जैसे ज और ल, जल, क और र, कर, तो इनसे एक अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। एक उदाहरण और लें, जैसे क और ल ध्वनियां समूह में नहीं, अलग अलग हैं अभी ये, और निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन इन्हें जब हम समूह में रखेंगे तो क और ल मिलाकर होगा कल, और यह स्वन समूह सार्थक है। लेकिन भाषा विशेष में इसे यदि उलट दें, क और ल को यदि हम उलट दें, यानी ल पहले कर दें और क बाद में कर दें, तो क्या हो जाएगा? लक। तो लग जो है यह समूह अंग्रेजी में सार्थक हो जाएगा। लेकिन कल और लक के अर्थ भिन्न हैं। अतः यह भाषा विज्ञान के सिद्धांत को पुष्ट करता है कि हर भाषा का अपना अलग मान्यक्रम होता है। उसके मान्यक्रम में प्रयुक्त होने पर ही स्वन सार्थक योग बना सकते हैं और तभी विचार विनिमय का कार्य संपन्न होगा। भाषा के स्वरूप पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि भाषा एक व्यवस्था है। भाषा यदि व्यवस्था न होती तो अपने भाषिक समुदाय के एकाधिक या सभी व्यक्तियों द्वारा एक जैसा प्रयोग न हो पाता और न ही भाषा वैज्ञानिक पद्धति आधारित अध्ययन हो पाता। भाषा की निश्चित व्यवस्था ने ही उसका मशीनी प्रयोग और अध्ययन संभव बनाया है। एक कार्य में संलग्न विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों को ही व्यवस्था कहा जाता है। भाषा की व्यवस्था से तात्पर्य भाषा के विभिन्न अंगों यानी स्वन, रूपिम, शब्द, वाक्य और अर्थ की एक निश्चित रूप में क्रियाशीलता या सृजनात्मकता से है। हर भाषा की व्यवस्था दूसरी भाषा की व्यवस्था से भिन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए ये संरचना देखिए, हिंदी में हम कहते हैं लड़का पुस्तक पढ़ता है, अंग्रेजी में बॉय रीड्स बुक। हिंदी में लड़की पुस्तक पढ़ती है और अंग्रेजी में गर्ल रीड्स बुक।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कर्म यानी पुस्तक का प्रयोग हिंदी में क्रिया से पहले किया गया है। हिंदी में कर्ता लड़का और लड़की एक मूल से व्युत्पन्न शब्द हैं। क्या? लड़क प्लस आ पुल्लिंग लड़का और लड़क प्लस ई लड़की स्त्रीलिंग। जबकि अंग्रेजी में लड़का के लिए बॉय शब्द है और लड़की के लिए अलग गर्ल शब्द है। दोनों के शब्द मूल भी भिन्न हैं। हिंदी में लिंग परिवर्तन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, जबकि अंग्रेजी में क्रिया अप्रभावित है। तो वचन, लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के स्वरूप और प्रयोग में भी यह भिन्नता एक से दूसरी भाषा में दिखाई देती है। भाषा सामाजिक संस्था या सामाजिक व्यवहार है। भाषा अमूर्त एवं स्थायी होती है, अर्थात ना तो भाषा को देखा जा सकता है और न ही भाषा विहीन समाज की कल्पना की जा सकती है। और मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है। तो भाषा मानवीय संस्कृति, सभ्यता और सामाजिकता का मूल आधार है। एक समुदाय में विभिन्न सदस्यों के आपसी संबंधों की निकटता और परस्पर विचार विनिमय के कारण एक भाषा का प्रयोग होता है। भाषा समुदाय का क्षेत्र विस्तार भाषिक समुदाय, प्रदेश, राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। इस माध्यम से उसकी संस्कृति का प्रचार भी होता है और दूसरी संस्कृति का ग्रहण भी। वस्तुतः भाषा में सांस्कृतिक हस्तांतरण की शक्ति होती है। इसके स्वरूप पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि परस्पर विचार विनिमय यानी इंटरचेंजेबिलिटी भाषा का जो मुख्य गुण है वह है संप्रेषणीयता। मानव भाषा के माध्यम से चिंतन और मनन के साथ अपने विचारों को दूसरों तक सफलता के साथ पहुंचा पाता है। वस्तुतः भाव अभिव्यक्ति या विचार आदान प्रदान की विभिन्न मानवीय व्यवस्थाओं में भाषा व्यवस्था सबसे अधिक प्रभावशाली और सफल माध्यम है। अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम मुख्यतः संकेत एक सीमा तक ही कार्य कर पाते हैं, जिसके कारण सूक्ष्म तथा मौलिक अभिव्यक्ति संभव नहीं होती है। चौराहे की जो लाल हरी बत्ती होती है उसके जलने से हमें केवल एक संकेत का ज्ञान होता है। तो परस्पर विचार विनिमय जो है वो भाषा का मुख्य गुण है। भाषा की स्वरूप और प्रकृति पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाषा जो है वो अर्जित एवं अनुकृत व्यवहार से आती है। भाई बोलने की जो शक्ति है वो तो हमें प्रकृति की दी हुई है, लेकिन बच्चा बिना सीखे नहीं बोल सकता। इसका अर्थ है कि भाषा प्रकृति प्रदत्त या जन्मजात वस्तु नहीं, वह समाज में रहकर सीखी एवं प्राप्त की हुई वस्तु है। और भाषा सीखने का प्रमुख आधार है अनुकरण। अनुकरण की दोनों विधियां सायास या अनायास, इनका उपयोग भाषा सीखने में होता है। मातृभाषा सीखने में सायास से अधिक अनायास विधि सहायक होती है। बच्चे के
भाषा ज्ञान का विकास इसका उदाहरण है। यह सच है कि कुछ भाषाओं को सीखने में बौद्धिकता का सहारा लिया जाता है, लेकिन अपनी मातृभाषा या अन्य भाषाओं के सीखने में अनुकरण के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भाषा के स्वरूप में एक मुख्य चीज़ आती है विविक्तता, डिस्क्रीटनेस, यानी मानव भाषा में जिन स्वनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सामान्य रूप से उनका जो है वो अविच्छिन्न प्रभाव दिखाई देता है। भाषा के स्वन प्रवाह पर सूक्ष्म चिंतन से उसमें कई इकाइयां सामने आती हैं। स्वन प्रवाह में यदि एकाधिक वाक्यों का अस्तित्व मिलता है या वाक्य में एकाधिक शब्द मिलते हैं तो शब्द में एकाधिक स्वनिम मिलते हैं। इस प्रकार मानव की भाषा में विभिन्न इकाइयों की जो स्थिति है वो विविक्त दिखाई देती है, उसके विविक्त स्थिति का अभिलक्षण दिखाई देता है। भाषा के स्वरूप में अधिगम्यता है, लर्नेबिलिटी है। मानव भाषा अर्जन और अभ्यास प्रक्रिया पर आधारित होती है। अभ्यास के द्वारा हम इसको सीखते हैं। मनुष्य यदि सहज रूप से मातृभाषा सीख लेता है तो प्रयत्न करके किसी दूसरी भाषा को भी सीख सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति की मातृभाषा होती है उसको वह परिवार में अनुकरण द्वारा अनायास ही सीख लेता है। उसको बताना नहीं पड़ता, बल्कि जैसा वो सुनता जाता है वैसा वो सीखता जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब उसे कोई दूसरी भाषा सीखनी होती है तो उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तो इससे स्पष्ट है कि भाषा सीखने से आती है, अनुकरण से आती है, अधिगम्यता इसमें पाई जाती है। तो भाषा जो है वो अभ्यास प्रक्रिया पर आधारित है, बल्कि यह पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा के स्वरूप में नियमनशीलता और सरलतागामी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। भाषा का जो एक गुण है, भाषा की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो सतत अनियमित से नियमित होने की है। इसका मतलब यह है कि शुरू में भाषा अनियंत्रित होती है, उसमें जितने नियम होते हैं उतने ही अपवाद होते हैं। लेकिन समय और उसके प्रयोग के साथ साथ भाषा नियमित होती जाती है और सरलतागामी प्रवृत्ति का मतलब है कि कठिन से सरलता की ओर उन्मुख होना, यानी बाद में समय के अनुसार भाषा जो है वो कठिनता से सरलता की ओर चली जाती है। उदाहरण के रूप में हिंदी तत्सम शब्दों का जो तद्भवीकरण है वो इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। जैसे अक्षी से बनता है आँख, हस्त से बना हाथ, कर्ण से बना कान। तो ये जो एक प्रवृत्ति है नियमनशीलता और सरलतागामी प्रवृत्ति, यह भी इसके स्वरूप में देखने को मिलती है। तो जितनी भी बातचीत हमने भाषा के स्वरूप को लेकर की, उससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि
मानव भाषा जो है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी अनुभूति हमारी सांसों और हर क्रिया में समाई रहती है। भाषा का ज्ञान मनुष्य को पशु से अलग करता है। भाषा एक सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार है। भाषा का प्रयोग समाज के भीतर अपने भावों की अभिव्यक्ति और परस्पर विचार विनिमय का माध्यम है। साथ ही यह निष्कर्ष निकलता है कि मुंह में स्थित उच्चारण अवयवों के सहयोग से भाषा के मान्य क्रम में निःसृत स्वनों के यादृच्छिक और प्रतीकात्मक युग्म भाषा संरचना के आधार हैं। कहीं ना कहीं वो जो प्रतीक हमारे मस्तिष्क में ध्वनि सुनकर आते हैं, उनकी जो प्रकृति है वो यादृच्छिक है। उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो किसी वस्तु के लिए कोई शब्द कैसे रूढ़ हो गया, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। जिस वस्तु के लिए हमने जो शब्द सुना है उसको हम वही मानते हैं, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। भाषा के रचनात्मक स्वरूप से तात्पर्य स्वन, स्वनिम, रूप, रूपिम शब्द, वाक्य आदि की निर्मिति या गठन में प्रभावी भूमिका निभाने वाले तत्वों से है। तो मुझे आशा है कि आप भाषा की परिभाषा और उसके स्वरूप से भली भांति परिचित हो गए होंगे। व्याख्यान के अंतिम चरण के रूप में आपके स्वमूल्यांकन के लिए आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के व्याख्यान पर आधारित प्रश्नमाला। पहला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यह परिभाषा किसकी है? विकल्प आ स्वीट, विकल्प बा प्लेटो, विकल्प सा सुकुमार सेन और विकल्प दा राजमणि शर्मा। प्रश्न 2, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है से क्या अभिप्राय है? विकल्प आ, एक भाषा को सीखना आसान है जबकि किसी दूसरी को नहीं। विकल्प बा, मानव भाषा को आसानी से नहीं सीखा जा सकता। विकल्प सा, दूसरी भाषा को सीखना कठिन है। विकल्प दा, मानव भाषा अर्जन और अभ्यास प्रक्रिया पर आधारित होती है। प्रश्न 3, भाषा की पहली पाठशाला है। विकल्प आ पुस्तकें, विकल्प बा कॉलेज, विकल्प सा परिवार, विकल्प दा विद्यालय। प्रश्न 4, तत्सम शब्दों का तद्भवीकरण किस प्रवृत्ति का परिचायक है? विकल्प आ, कठिन से कठिनता की ओर, विकल्प बा सरल से सरलता की ओर, विकल्प सा सरल से
कठिनता की ओर, विकल्प द कठिन से सरलता की ओर। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, संप्रेषणीयता का अर्थ है। विकल्प आ अपने विचारों को लिखना, विकल्प बा अपने विचारों को पढ़ना, विकल्प सा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और विकल्प दा अपने विचारों को अपने अंतर्मन में रखना। धन्यवाद।